केसन को आज तक एक भी मोटरवे नहीं मिला। आपकी हुकूमत 3 साल रही, हम्म। आपने क्या डिलीवर किया? आपका अलायंस क्या करेगा? पीर साहब पगड़ा की क्यादत में बना था। पीर साहब की खुदा ने बड़ी इज्जत की है कि वो अगर चाहे तो ये गवर्नमेंट 2 दिन भी नहीं चल सकती। ओके 8 करोड़ की लैंड क्रूजर में चढ़ के हाला गया। मैंने 15,000 की वीगो टेल मोबाइल चोरी की। देखिए जी, मैंने सीमेंट इस तरह चोरी किया था 15 बोरियां, जिस तरह मुर्तजा खान जतोई ने बाइक चोरी की थी। प्रॉपर्टी सारी पहले से डिवाइडेड हैं। कराची के घर हों, ज़मीनें हों, पेट्रोल पंप्स हों, दुबई में प्रॉपर्टीज हों, उनकी कोई इतना कोई पॉलिटिकल वेटेज नहीं कि मैं उनका नाम देकर उनको पब्लिसिटी दूं। वैसे वालिद साहब से बातचीत हो रही है? नहीं, मेरी करीब में कोई बात नहीं हुई उनसे। आगे पैचअप करने का मूड है? अभी वो फिलहाल यूज हो रहे हैं, हम दुआई कर सकते हैं। मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। बाकी आपके हिस्से में कितनी जमीन आती है? घड़ी भी बड़ी कमाल की घड़ी है और मैं समझता हूँ 2 करोड़ के करीब घड़ी है। वैसे पैसे जाया हो जाते हैं। वैसे पैसे जाया भी करते हैं आप? वैसे महीने में कितना खर्चा होगा आपका? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान इम्तियाज़ अहसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक 360। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो यंगस्टर मौजूद है माशाल्लाह वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मखदूम मोहसिन साहब जो पीटीआई सिंध के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अगर उनकी शख्सियत पे बात की जाए तो बड़े ही माशाल्लाह बड़े सोशली वाइब्रेंट रहते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, हम वेलकम करना चाहेंगे मखदूम मोहसिन सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आप आए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त आपकी सियासी करियर में क्या चल रहा है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, आपकी मेहरबानी, आपने आज याद किया। देखिए जी, पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक स्ट्रगल का नाम है, और स्ट्रगल जब तक ज़िंदगी है तब तक स्ट्रगल होती है। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हमें पूरी ज़िंदगी वक्फ करनी पड़ती है। फिर कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। सो स्ट्रगल है, स्ट्रगल चल रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले ये जो इलेक्शंस आएंगे, जनरल इलेक्शंस, उसमें उसकी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके अच्छा, आजकल लग रहा है कि आप बड़े खामोश दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। आपकी कोई सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी नजर नहीं आ रही जितना होना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इन दिनों तो शायद मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कुछ ज्यादा हैं। अगर आप नॉर्मली बीच में ऐसा कुछ पार्टी से रिलेटेड पॉलिटिकली? मैं अपने हल्के में एज इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। Okay, बाकी as a पार्टी individual. एक्टिविटीज तो ओवरऑल जो है, पार्टी के कुछ हालात ऐसे, मेन लीडरशिप पार्टी की जेल में है, और प्रॉपर कोई नज्म ज़ब्त का बड़ा फुकदान है। तो ये इश्यूज है। मैं पार्टी एक्टिविटीज में कम, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप देखें कि मेरी सोशल एक्टिविटीज भी काफ़ी, मैं समझता हूँ कि पहले से मैंने काफ़ी तेज़ कर ली हैं चीज़ों को। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी अपने हल्के की हद तक, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है मटियारी डिस्ट्रिक्ट, उस नेशनल असेंबली के हद, एक ही नेशनल असेंबली है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसको हम फोकस कर रहे हैं। और अभी भी हमने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है कि अभी हमने जो एक अलायंस फॉर्म करने की तैयारी की है, और वो अलायंस हम इलेक्शन तक लेके जाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन के बाद भी जो अवामी इश्यूज हैं उसमें हम साथ रहें। और हमेशा दोस्तों को ये शिकायत रहती थी कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, सिर्फ इलेक्शंस में आते हैं। इस बार कोई इलेक्शन नहीं है। अभी फिलहाल हम कुछ लोगों के पास मांगने नहीं जा रहे, लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया कि मंशात और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 15 तारीख को, इस कमिंग अगस्त की, आफ्टर 15-16 डेज, हमने वी हैव डिसाइडेड कि हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम एक जलसा कर रहे हैं बिटशा दरगाह की चाड़ी पर। फिर 1-1.5 महीने के गैप के बाद दोस्तों से मुशावरत करके फिर दूसरे जलसे का अनाउंस करेंगे। इस तरह हमने एक प्लान बनाया कि 5-6 जलसे हम करेंगे, फिर हम एक अलायंस का नाम रखकर अलायंस को हम अनाउंस करेंगे। तो इंशाल्लाह अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, और लोगों में शऊर आ रहा है। पहले मुझे याद है कि देखिए ना, वे के साथ, फ्लो के साथ काम करना आसान होता है कि आप एक फ्लो में निकल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर काम करने में मुश्किलातें भी ज्यादा आती हैं, मसाइल भी होते हैं। हम भी ऐसी जमात से मेरा ताल्लुक है जो जमात अताब में, उसकी लीडरशिप जेल में,
इसके बावजूद मैं अपनी पूरी कंप्लीट, मेरी फैमिली हमारी पुरानी पॉलिटिकल फैमिली, लेकिन मैं अपनी फैमिली से अलग पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। सही। तो एक मुश्किल आते हैं, चीज़ें, एक नए सिस्टम को हम बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और एक कोई आम कोई क्रिकेट मैच नहीं, ये इलाके की हुक्मरानी की जंग है, ऐसा है। एक जहाँ पे किसी लोगों का सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए टाइम लगेगा, स्ट्रगल होगी, मुश्किलातें आई हैं, उनको फेस किया है, और भी मुश्किलातें आएंगी तो उनको फेस करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि और एक्टिविटी को तेज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि सोशली आप एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, मतलब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज को से हट के आप सोशली बड़ा एक्टिव हो रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि मंशियात के खिलाफ, ये तो सोशल एक्टिविस्ट का काम है, एक बंदा, आम बंदा कर सकता है। आपकी एक लेगेसी है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, और ना ही सिर्फ उसको हाला में महदूद रहने की जरूरत है, ये पूरी सिंध में काम है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और मैंने कभी नहीं कहा कि हम सिर्फ हालात तक महदूद हैं, हम पूरे सिंध को मैं अपना घर समझता हूँ। और पूरे सोशल एक्टिविटीज का मतलब ये कतन ये नहीं है कि सिर्फ किसी इशू पे कर, ये तो पॉलिटिकल इशू है। मंशात अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में चल रही है तो उसको रोकना हमारा फर्ज है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उस पे बोलना हमारा काम है। अगर हम सर, मंशियात के लिए तो अलग से इदारे बने हुए हैं ना? इदारे काम नहीं कर रहे ना, इसीलिए हम ये काम ना तो सोशल एक्टिविस्ट का है, इससे ना हटके भी बेतहाशा सिंध के मामला बहुत सारे मसाइल हैं। आप रिसेंटली देख लें, जब 2022 में हैदराबाद तो सक्कर मोटरवे का इशू आया था, तब भी मैंने लीड बिल्कुल पे ऐसा है। पार्ट प्ले किया था। उस जमाने में जो एक डीसी थे, उनको मैंने ट्रैप भी करवाया था, और उन्होंने पैसे जमा किए। हमारे डिस्ट्रिक्ट की बड़ा गबन हुआ था। हमारे सिंध की तारीख है, कभी किसी ने खाए हुए पैसे वापस नहीं किए। पहली दफा था कि किसी ने लैंड एक्विजिशन के पैसे थे, लैंड अलॉटमेंट के पैसे थे, वो खा गए, वो फिर खाए हुए पैसे हमने वापस करवाए। तो अलग अलग इशूज सिर्फ आपको मिले? मुझे नहीं मिले, गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुए। वो जो 1 एकड़ के कुछ पैसे थे ना सर, मुख्तस पैसे थे, जिसमें 10-12 एकड़ आपकी भी जमीन आनी थी। मेरी 9 एकड़ कुछ घंटे आ रहे थे, उसके पैसे तो हमें गवर्नमेंट ने पे की जिसकी तरह। लेकिन पहले आपको पे नहीं हो रहे थे, तभी तो आपने आवाज उठाई ना? नहीं, हमें तो पे हो रहे थे ना। हमारा मसला नहीं था। मसला ये था कि हैदराबाद से लेकर सक्कर तक जिन लोगों को पैसे नहीं मिलने थे, वो सारे पैसे ये खा गए। नहीं, आपने जब आवाज उठाई, आवाज उठाने से पहले आपको हमें मिल गए थे, हमें मिल गए। ओके। हमने एक ओवरऑल इशू पे किया, और मुझे तो मेरे तो पैसे ही इतने नहीं थे। कोई मेरे जमाने में ख्याल से कोई 30 लाख रुपए पर एकड़ के पैसे बनते थे, मेरे तो बनते थे कोई 2.5-3 करोड़। ये इशू था सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट का 2 अरब 14-15 करोड़ का, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट का इशू था। और अगर इसको थ्रू आउट से, और ये सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट तक महदूद इशू नहीं था, फिर नौशेरे का डिस्ट्रिक्ट का था इशू, फिर नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, फिर टुवर्ड्स आप लेके जाएं सक्खर तक। तो ये सिंध के इशू पे हमने पॉलिटिक्स की। और मंशात हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हाला में बंद करें या बिटशा में, हम कह रहे हैं कि ओवरऑल सिंध में एक इनिशिएटिव लें। हम कहते हैं कि बेरोजगारी, और ये अलायंस जो हम फॉर्म कर रहे हैं, हम एक लास्ट टाइम आपको याद होगा कि 2018 की इलेक्शंस के बाद लाड़काना में एक अतिताद हमारे दोस्त हैं, मौजम वासी वाले, मौलाना राशिद महमूद सुमरो वाले, उनर साहबान भी उसमें थे, मुमताज अली खान भुट्टो साहब के साहिबजादे भी थे। उन लोगों ने मिलकर एक अलायंस फॉर्म किया था, लाड़काना राजूनी इताद। फिर उस अलायंस ने पीपल्स पार्टी को लाड़काना में हराया था। ओके। जो अभी सिटिंग पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो हारे थे इलेक्शन 2018 में, उनकी बेटी आप भी अभी इसी तरह पे हम इसी तरह पे एक अलायंस फॉर्म करें। इनिशियली मटियारी में तो हम ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं। फिर अगर ये चीज ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर हम इस अलायंस को, इस फॉर्मूला को हम वसी करके हम कहेंगे कि ये अलायंस और ये फॉर्मूला फिर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में ले जाएं। फिर कोशिश करेंगे हमारे साइड वाले डिस्ट्रिक्ट या टंडोजाम में ले जाएं, टंडो अलाहार में ले जाएं। इस तरह से फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन पहले डिपेंड करता है कि हमें पहले जो हमने अभी इनिशिएटिव लिया उसको कितनी, अभी मैं बोल दूं कि एक अलायंस हमने डेवलप किया नहीं, मैं कहूँ पूरे सिंध में लेके जा रहा हूँ, ये कहना मुनासिब नहीं होगा। तो हम इनिशियली हमने एक स्टेप लिया है। तो आप अपनी कम्युनिटी के साथ जा रहे हैं या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप इस अलायंस में शामिल करेंगे? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट जाहिर मैं समझता हूँ इस अलायंस का मकसद ये होगा ना कि कोई भी इस गैर वाजबियों के खिलाफ जाना चाहता है, या कोई भी ABC पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने इक़्तिदार से या अपने उन हुकूमती इदारों से ना खुश हैं, वो आपके साथ मिलके एक अलायंस का हिस्सा बने। सिर्फ जो एक रूलिंग पार्टी जो 18 सालों से हुक्मरानी कर रही है, उनसे भी हमारे कोई जाती इख्तलाफात नहीं है, पॉलिटिकल नजरियाती इख्तलाफात हैं।
इसलिए उनको सिर्फ हम दावत नहीं देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी, मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके। या अगर या उनकी कोताही में वो चीज़ शामिल आती है कि उनको ये चीज़ें रोकनी चाहिए थी। और हमारी इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड है उन्हीं के साथ। उनके अलावा जो भी जमातें हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, उन सबको हम दावत देंगे, उन सबको हम कोशिश करेंगे साथ लेके चलें। और वो उम्मीद है कि जैसे जमात इस्लामी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, JUIFA है, फंक्शनल मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग नवाज, ये हम एक नॉन पार्टी बेसिस पे एक जलसा कर रहे हैं। उसमें उम्मीद करेंगे कि वो सारे दोस्त पार्टियों के खिलाफात छोड़ के, क्योंकि फिर वो लोग महदूद हो जाते हैं पार्टियों की पॉलिसीज पे, फिर पाबंद हो जाते हैं। अब जैसे कहेंगे यार PTI वाले और नून लीग वाले कैसे बैठेंगे, JUI वाले PTI वाले कैसे बैठेंगे, जमात इस्लामी वाले MQM वाले कैसे बैठेंगे। ये नहीं, हम कह रहे हैं कि इनिशियली इंडिविजुअल्स जो भी पावर से दूर रहे हैं पिछले 17-18 सालों से, वो सारे दोस्त मिलकर इनिशिएटिव लें। और मैं समझता हूँ उसमें जो हुक्मरान जमात है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम कोई उनके खिलाफ तो निकल नहीं रहे। इसका मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टीज में इस वक्त बैठे हैं वो आपके अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर एक ही पार्टी है। हाँ एग्जैक्टली, एक ही पॉइंट से हमने उनको ना इनवाइट करेंगे, हाँ, ना हम चाहते हैं वो, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस चीज पे उनको भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोई उनके खिलाफ कोई जातियात पे तो निकल नहीं रहे, एक कॉज पे निकल रहे हैं। उनको भी अपने तरीके से काम करना चाहिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना। ऑलराइट। अच्छा, इसका फ्यूचर प्लान क्या होगा? ये अलायंस कहाँ तक पहुंचेगा? कितने सालों तक आपका ये अलायंस मैच्योर हो जाएगा और इसके पीछे रूट कॉज क्या है? देखिए, इसके पीछे रूट कॉज ये कि अपकमिंग जो जनरल इलेक्शंस हैं मटियारी डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें हमारी, इनिशियली हमने इनिशिएट लिया 3 सीटों पे, तो उस पे तो ये अलायंस इलेक्शन करेगा इंशाल्लाह। ओके। और इलेक्शन के बाद भी मटियारी डिस्ट्रिक्ट हद तक तो हम इस अलायंस को लेके जाएंगे। अलायंस इंशाल्लाह हम 6 माह के अंदर। नहीं, लेकिन आपके अलायंस में तो कोई खास बड़े ओहदेदारान तो शामिल नहीं होंगे ना, वो तो लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि आप नहीं लेंगे। आप पॉलिटिकल बड़ी MPA MNA की सीट पे जाएंगे ना जी। आपका अलायंस जो है, तो क्या इस तरह की पर्सनैलिटीज को भी लेकर चलेगा जो आगे जाके बड़ी पोजीशन जाहिर है, मैं कह रहा हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल असेंबली है, 2 प्रोविंशियल असेंबली। ओके। एक प्रोविंशियल असेंबली जो है उसमें अभी रिजल्ट आई है कि 4 से 4,500 का डिफरेंस था। उसके बाद भी उस पर भी काफी सारे सवाल या निशान है कि फॉर्म 47, फॉर्म 45, लेकिन इट वाज अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। और अब समझते हैं कि अब जो हालात तब्दील हुए हैं, ओवरऑल अवेयरनेस है, इश्यूज हैं, लोगों में शऊर है। पहले मुझे याद है 2018 वाले जमाने में भी हमने इलेक्शंस की, 2022 में लोकल बॉडीज इलेक्शंस भी की हमने। जब हम इलेक्शंस करते थे तो लोगों में, ठीक है, जिनका हमसे ताल्लुक होता था इंडिविजुअली, जो बासरों के असर में होते थे, वो तो वोट करते थे, लेकिन लोग नजरियाती तौर पे कहते थे कि यार आप लोग को अभी टाइम लगेगा, अभी मतलब इट्स अ फार गेम। लेकिन अब जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, स्पेशली अभी जो चंद 6-8 माह मैंने इतनी रैपिड चेंज मैंने देखी कि मतलब जहां से गुजरते हैं आप यकीन करें, लोग कितने लोग कह रहे हैं यार कोई हमारे पास आप आ जाएं, कोई चाय का टाइम दें, कोई, और कहते हैं कि बस जल्द इलेक्शन। लोगों में एक चेंजिंग की वेव है, लोग अब तंग फ्रस्ट्रेट हो गए। कल इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। जब एक रूलिंग पार्टी का नुमाइंदा, एक इंपॉर्टेंट नुमाइंदा, जब वो खुद एक्सेप्ट कर ले सिस्टम कोलैप्स हो जाए, तो फिर उस सिस्टम को क्या डिफेंड करेंगे लोग? क्योंकि हमारी जिनसे इलेक्शन है वो सिस्टम का हिस्सा है, हम सिस्टम से बाहर हैं तो हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव होगा। आपने कभी सोचा कि जो सिस्टम चल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम चल रहा है, आपने कभी सोचा इस सिस्टम में एंटर हो के सिस्टम को बदला जाए? उम्मीदें आप समझ रहे होंगे, मतलब अब जो 18 साल से एक पार्टी काम कर रही है, आप उस पार्टी का हिस्सा बन के उस सिस्टम को आप चेंज करें, ऐसा कभी सोचा? या ऑफर आई, कभी बातचीत हुई? देखिए, उनसे हमारे जाती ताल्लुकात तो रहे हैं, हमारे सारे हमारे दोस्त हैं उस रूलिंग पार्टी के, कोई जातियात से हमारे दुश्मन। पॉलिटिक्स में देखिए ना, कोई चीज हतमी नहीं होती, लेकिन एक हमारा एक नजरियाती एक आइडियोलॉजी है, मेरी एक नजरियाती इख्तिलाफ है। मेरी हमेशा से एक जहनियत रही है कि मुझे इनकी आइडियोलॉजी नहीं समझ आती। ओके। और इसीलिए एक मैच हमेशा मैंने किया कि या तो बंदा, और जो हर मुश्किल वक्त में या हर चंद सालों में पार्टियां तब्दील करें, अपने मौक़िफ़ तब्दील करें, मैं उन लोगों में से, स्पेशली अगर इंडिविजुअली मेरा आप कहें तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। अभी हमारा लीडर जैसे मुश्किल वक्त में है, वो जेल में, इस वक्त मैं उन्हें छोड़ के चला जाऊं या पार्टी तब्दील, ये पर मुनासिब नहीं। हाँ, गवर्नमेंट को फिर किसी चीज़ पे इख्तलाफ हो सकते हैं। 2024 में मेरे पार्टी के साथ मेरे इख्तलाफात हुए, वो हो जाते हैं, मसला नहीं है। कल अगर वो खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं, हो सकता है मेरे उनसे इख्तलाफ हो जाए, लेकिन अभी जब वो तकलीफ में है, अभी मैं उनको छोड़ रहा हूँ, ये फिर मैं समझ रहा हूँ कम ज़र्फी के में। बिल्कुल सही है सर, आपकी अपनी आइडियोलॉजी, लेकिन अगर हम 18 साल वाली हुकूमत के ऊपर भी बातें कर रहे हैं, आपकी हुकूमत 3 साल रही, आपने क्या डिलीवर किया? अगर आप अपने हुक्मरान की बात करते हैं, आप अपने लीडर की भी बात करते हैं,
उन्होंने अनफॉर्चुनेटली 3 साल तक सिंध को नहीं देखा, उन्होंने सिंध को कुछ नहीं दिया। आप बीइंग अ सिंधी, आप हाला में रहते हैं, सिंध के हालात से वाकिफ हैं, आपकी मीटिंग्स लगातार चलती रही हैं, क्या डिलीवर किया, किस तरह आप जस्टिफाई करें? आप यकीन करेंगे मेरी हमेशा आदत है कि तनकीद बराए तनकीद हमें नहीं करनी चाहिए, तनकीद ओके। बराए इस्लाह करना है। हम्म 2022 में मेरी खान साहब के साथ मीटिंग थी, मैंने हम्म खान साहब को कहा, मैंने खुद कहा, हम्म मैंने कहा खान साहब सिंध कराची से शुरू होता है, कश्मीर तक खत्म होता है। हम्म थर पारकर भी सिंध का हिस्सा है, हम्म उमरकोट भी सिंध का हिस्सा है, थर भी सिंध का हिस्सा है, हाला भी सिंध का हिस्सा है, नवाबशाह भी सिंध का हिस्सा है, कोहिस्तान भी सिंध का हिस्सा है, घोटकी भी सिंध का हिस्सा है। लेकिन आपके अनफॉर्चुनेटली मैं अर्ज करूं, मैंने कहा आपके लोग, हमारे पार्टी के लोग, हम्म हमें करेक्शन करनी चाहिए। हम्म मैंने हमारे पार्टी के लोग समझते हैं कि कराची डिफेंस से शुरू होती है सिंध और मलीर पे खत्म हो जाती है, ये सिंध नहीं है, आपको निकलना पड़ेगा। मैंने खुद कहा उन्हें, ओके। उन्होंने कहा कि ये तो, उन्होंने खुद मुझे कहा कि ये तो आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, हम तो 2013 से पहले सिर्फ डिफेंस को ही सिंध समझते थे। मैंने कहा इस तरह तो फिर आप, मैंने उनको कहा, हाँ फिर उन्होंने ये चीज रियलाइज की। नहीं, फिर लेकिन आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे, सिंध तो आप आए हैं, आपने अपनी हॉस्पिटल के लिए चंद इकट्ठे किए, नहीं, देखिए आप वो कह उनका सकते एक हैं। अलग उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो लोग उनको देते हैं या वो काम करते हैं, उन्होंने एक हाँ बिरदारी दी। लेकिन वैसे एज अ पॉलिटिकल लीडर हम्म उनको सिंध में देना, मैं समझता हूँ कि सिंध में के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये है हम्म कि सिंध को आज तक एक भी मोटरवे नहीं मिला। हाँ दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, मोटरवे वहां से बनते हैं जहां से पोर्ट शुरू होता है, फिर जहां सामान जाना होता है वहां जाता। हमारा वाहिद मुल्क है कि जहां सामान पहुंचना होता है वहां से सारे मोटरवे बन गए, जहां से निकलना होता है वहां पे सामान। ये बिल्कुल पीटी ऐसा। पहली चीज, हमारी पार्टी को ये मोटरवे बनाना चाहिए था। उसके बाद 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उनमें फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी रही, उनको बनाना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब को बनाना चाहिए था। इस इज्तिमाई कोताही में हम सब इसमें शामिल होते हैं, हमें सच कहने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। सर हम 3 साल की बात करते हैं, 18 साल में तो मैं समझता हूँ, इस बात को समझ सकते, लेकिन 3 साल में कोई एक बड़ा काम जो सिंध के लिए हमने किया हो तो हम कुछ बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं? अप टू मार्क नहीं थी परफॉर्मेंस, मैं हम्म समझता हूँ सिंध में अप टू मार्क परफॉर्मेंस हाँ, नहीं थी। तो आपकी आगे क्या एक्सपेक्टेशन है अगर आपको हुकूमत मिलती है इसी पार्टी के अंदर? देखिए 18वीं तरमीम के बाद अब सूबे खुद मुख्तियार है, और आजकल तो मुल्क के वज़ीर आज़म के पास भी अभी जो सिचुएशन है 26th अमेंडमेंट के, उस जमाने में तो 26th अमेंडमेंट नहीं थी, उस जमाने में हम डिलीवर कर सकते थे। ये मैं समझता हूँ ये कुताही में शुमार है। कराची के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, हैदराबाद के लोगों ने हमें सही। मैंडेट दिया, वो ठीक है मैंडेट है क्या चुराया जाता है नहीं चुराया जाता, लेकिन लोगों ने एटलीस्ट अपना इनिशिएटिव लिया, हमें उन लोगों को संभालना चाहिए। लोग निकलते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। ये जो टीम है, इस टीम में मैं नहीं समझता कि डिलीवर हो पाएगी, अगर अलबत्ता चाहे मेरी पार्टी क्यों ना हो। डिलीवर हो पाएगा मतलब वो अपने टेन्योर से पहले ही आउट हो जाएंगे, क्या मतलब? हमारी जो टीम है, मैं कह रहा हूँ हमें अपनी टीम तब्दील करनी पड़ेगी। इनिशियल इज दैट हमने ज्वाइन किया था और मैंने गवर्नमेंट में ज्वाइन नहीं किया था, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की जब खान साहब की गवर्नमेंट चली गई थी। तो उस वक्त आप सेटिस्फाई थे कि आप, वो जो टीम थी वो मैंने नजरियाती बुनियाद पर खान साहब को ज्वाइन किया जब उनको हटाया गया। मेरे पास 2019 में, तब उस वक्त के गवर्नर मेरे पास तशरीफ लेके आए तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ज्वाइन करें, आपको हम एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर कर लेते हैं, आप ज्वाइन करें। मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट में ज्वाइन करना, हमें हमारी फैमिली के बड़ों ने ये तरबियत नहीं दी कि आप अच्छे वक्त में शामिल हो जाएं, मुश्किल वक्त होगा। लेकिन जब फिर 2022 में जब गवर्नमेंट की, तो मैंने खुद अप्रोच किया कि अब मैं ज्वाइन करना। मुश्किल वक्त तो सर हर पार्टी पे गाए बगाए आता रहा है, तो आप क्या उस पार्टी के साथ होंगे जिस पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा? नहीं, मैं देखिए, मैं नजरियाती तौर मैं जिस पार्टी में हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। उनकी टीम, मैंने जिस लीडर को देखकर मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैं उनसे मुतमैन हूँ। मैं उनकी टीम से मुतमैन नहीं हूँ। यही रीजन था कि 2024 में मेरे टिकटों पे इख्तलाफातों में 2024 के इलेक्शन से मैं बाहर रहा। मैंने 2024 के इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। एक हल्के से मैं जहां से लड़ना चाह रहा था, मैं 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, एक कराची का हल्का था, एक हाला में। मैंने उनको अर्ज की कि आप मुझे हाला में एक नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर कंटेस्ट करता हूँ, उसके साथ नीचे मैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ अलायंस में, जैसे होता है जिस तरह हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है मखदूम शाह महमूद कुरैशी, वो भी 2013 का इलेक्शन इसी तरह लड़े। मुल्तान में उन्होंने पार्टी सिंबल लिया, और थर पारकर में वो लड़े तो उन्होंने आजाद सिंबल मिली। मैंने कहा कि सर माजी में हो चुका है, आप मुझे इजाजत दें। तो उन्होंने कहा कि आप वहां हाला में आप बगैर अलायंस के लड़े, और यहाँ पे मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया कराची में जिस हल्के में मैं था, वो FBR का इशू बना के वो जो मेन उनकी लीडरशिप थी उनको सारे फॉर्म रद्द करे थे। तो फिर मैंने कहा बगैर अलायंस के कमजोर इलेक्शन लड़ने का मैं कायल नहीं हुआ। मैं, ये एक अवामी चीज है,
दोस्तों को साथ लेकर चलना है, जितने लोग ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी। तो फिर मुझे नहीं समझ, मैंने रिफ्यूज कर दिया उन्हें 2024 में। अच्छा सर, आपने जीडीए की बात की, वहां पर उस वक्त भी अलायंस बना और बड़ा स्ट्रांग बना, तो उसकी डिलीवरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या राय रखते हैं? उन्होंने कुछ साबित किया और अभी आप दोबारा से अलायंस बनाने जा रहे हैं और अकेले बनाना चाह रहे हैं, क्या मैंडेट होगा आपका अलायंस क्या करेगा? देखें जी, और वो पीर साहब पगड़ा की क़यादत में बना था। पीर साहब की खुदा ने बड़ी इज्जत की है, और वो, मैं समझता हूँ उनके पास इतनी ताकत है आज भी कि वो अगर चाहे तो ये गवर्नमेंट 2 दिन भी नहीं चल सकती। ओके। ठीक है, वो उनको शायद खुद उनको नहीं पता कि उनके पास कितनी ताकत है पॉलिटिकली, जितना इन्फ्लुएंस उनका है। उनके साथ खुद पिछले 18-19 सालों से ज्यादती हो रही है, उनका मैंडेट चुराया जा रहा है। हालांकि ये सिचुएशन ठीक है, अगर सिंध में चलो हुकूमत वो ना बना हुआ, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जो सीटें वो बेनजीर साहब होते हुए जीत जाते थे, खानगढ़ की सीटें, खैरपुर की सीटें, घोटकी की चंद सीटें, आपको याद होगा खैरपुर से वो जीत आते थे, 2 नेशनल असेंबलियां खैरपुर से जीते थे 2018 में। सांगड़ से 2 सीटें जीत जाते थे। मुझे याद है घोटकी से इवन बिल्कुल ठीक है बोजदार साहब एमपीए बने थे। मैं एग्री करता हूँ। नहीं, मैं अर्ज कर लूं, तो लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं लेते, वो खामोश हो जाते हैं। या जिस तरह 2018 की इलेक्शंस के 24 की इलेक्शन के बाद उन्होंने मोरो जामशोरो बाईपास पे इनिशिएटिव लिया, फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो बैठ जाएंगे, लेकिन वो फिर चले गए। तो इस तरह की पॉलिसीज में फिर मैं समझता हूँ। ठीक है सर, आप अपने अलायंस के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या राय रखते हैं? और आपने कहा कि 18 साल से पार्टी जो काम कर रही है वो काम नहीं कर रही, हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हम अलायंस बनाना। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ और भी कॉजेज होंगे, आप आगे जाके जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन आपकी क्या प्रोडक्टिविटी होगी, किस तरह आप अपने आप को सेटिस्फाई रखेंगे, आवाम को सेटिस्फाई रखेंगे? मेन थिंग इज दैट कि हमारे इलाके में पहले ऐसा ट्रेंड था कि लोग सिर्फ पर्चियों पे, मैं अपने इलाके की बताता हूँ, आज से 2002 की इलेक्शंस में जो नेशनल असेंबली के मेरी फैमिली के कैंडिडेट थे, मेरे जाती उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो आज दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो ऐसे हालात थे कि वो इलेक्शंस के दौरान शारजा में क्रिकेट मैच देख रहे थे, मतलब इस तरह के हालात होते थे इस इलाके में। वहां पे हमने ऐसे डायनामिक्स चेंज किए हैं अभी कि हर कोई, और लोगों को जमीन पे बिठाया जाता था। ट्रेडिशनल सिस्टम होता था कि हमारे मखदूम खानदान के पास लोग आते थे, हम लोग हमारे बड़े ही मतलब कुर्सियों में बैठे होते थे, लोग जमीनों पे बैठे होते थे। अभी भी चल रहा है बहुत सारे? नहीं, हमारे पास नहीं चल रहा, आपके पास मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर सिम की बात करें चल रहा होगा 80s, ये ट्रेंड हमने तब्दील किया, ओके, ये चेंज हमने लाई। अब हमने लोगों को साथ बिठाना शुरू किया। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें, कंपटीशन होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप कि यहाँ पे देख कितने सारे चैनल्स हैं, कितने सारे एंकर्स हैं, कितने सारे पॉडकास्ट हैं, तो आप चेक एंड बैलेंस करेंगे, कंपटीशन का दौर होगा। लेकिन सिर्फ आपका अकेला चैनल होगा, आपका पॉडकास्ट, तो आपकी मोनोपोली हो जाएगी। फिर आप कहेंगे आपकी मर्जी, आप जो सवाल करें, जो कहें, जो जिस तरह आप चलाएं। लेकिन जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन अवाम के फायदे में, हम निकलेंगे अवाम के लिए, तो अवाम की कदर होगी। अब ये कि जो अवाम को पूछते नहीं थे, अब गली गली में हम हैं, हमारे मुखालिफिन, हम सारे लोगों के पास बैठे हुए हैं। भाई एक जमाना होता था कोई आने के लिए खानदान तो एक ही है सर, मुखालफत है, नजरियाती मुखालफत है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इट्स डेमोक्रेसी ना, जमहूरियत। वैसे डायलॉग्स होते हैं, आपस में मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें नहीं, प्यार मोहब्बत से बैठना नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मखदूम खानदान का एक मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेंड बन गया है अब कि हम सिंध में या पाकिस्तान में किसी से हमारा ना कोई इख्तलाफ है, ना हमारा, हम सिर्फ आपस में इख्तलाफात भी करते हैं, आपस में लड़ते हैं, हमारी दुश्मनियां भी आपस में, हमारी लड़ाइयां भी आपस में। और यही एक वजह है नाइतफाकी की कि जो मखदूम खानदान एक जमाने में आधी सिंध पे इन्फ्लुएंस रखता था। हम ये 3-4 सीटों की तो बात नहीं, इस मुख्तलिफ सिंध के अजला में मुख्तलिफ लोगों को हम टिकट नहीं दिलवाते थे। आज ये हो गया कि बस एक आध नेशनल असेंबली जिस पे भी हम एक दूसरे के, हमारे बालों में हमारे हाथ हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। और ये कह सकते हैं कि इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, लेकिन हालात हैं, क्या कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पैचअप हो जाए, दोबारा एक टेबल पे बैठ जाएं, दोबारा नजरियाती इख्तलाफात से हट? देखिए, मेरे कोई उनसे जाती इख्तलाफात अब नहीं है, बीच में कुछ जातियात तक वो लेके गए चीज़ों को, फिर मैं भी लेके गया चीज़ों को। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकली तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि इनके अलावा भी किसी के साथ भी अब हालात जातियात की हद तक नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल वे में इलेक्शंस हो,
और इलेक्शंस एक और हमें ये ट्रेंड चेंज करना है। 2000 पहले हमारा इलाका एक पुरअमन इलाका होता था कि इलेक्शंस वाले दिन भी पोलाइट मिजाज में लोग चलते थे, कोई हथियारों की नुमाइश कुछ इस तरह नहीं होता था। 2022 वाली लोकल बॉडीज में एक ट्रेंड सेट हुआ कि यार गाड़ियां लेके हथियार लेके, जैसे वो अपर सिंध में जिस तरह होता था, तो वो फिर हालात 2024 के इलेक्शंस तक भी बरकरार है। अब मैं समझता हूँ कि आई ट्राई कि जो अपकमिंग इलेक्शंस हो उसमें इस तरह हम हालात ना ले जाए। इलेक्शंस हैं, खुश असलूबी से दोनों कैंडिडेट्स इलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह, और जो भी रिजल्ट आए वो लेकिन सर आपने देखा कि कुछ वक्त पहले जब भी आपकी चपकलिश हुई है तो बड़ी तेज तरार हुई, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, पहल किसकी तरफ से हुई थी? पहले उन लोगों की तरफ से हुई, फिर मैं भी चीजों को एक्सट्रीम तक ले गया, और मैं समझता हूँ दोनों अमल गलत थे। किसी भी पॉलिटिकल पढ़े लिखे फर्दों को ये चीजें जेब नहीं देती। जो हमने अमल किए वो भी गलत थे, जो उन लोगों ने अमल किए वो भी गलत। हमें एक नया ट्रेंड सेट करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं नया और ट्रेंड। अगर अनफॉर्चुनेटली आगे भी ऐसा होता है तो आपका रद्दी अमल क्या होगा? होपफुली मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा। मैं एक डिफरेंट चीजें, डिफरेंट माहौल देना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट को, कि एक डिसेंट माहौल हो इलेक्शंस में भी। मतलब पता चले कि यार एक डिसेंट ऑपोजिशन है, और इलेक्शंस करने आए, कोई झगड़ा फसाद नहीं है, लोगों को मारना नहीं है, लोगों को कायल कर रहा है कि हम उनसे बेहतर हैं। अगर आप हमें समझते हैं बेहतर, आप हमें वोट दें। अगर आप उनको बेहतर समझते हैं, आप उनको वोट दें। कोई झगड़ा फसाद नहीं। और इलेक्शन वाले दिन भी मैं समझता हूँ कि खुश असलूबी से इलेक्शन वाला माहौल, इलेक्शन वाला दिन गुजारना है। और तकरीरों में भी हमें नजरियात रखना चाहिए, किसी पे हमें जातियात पे किसी पे नहीं करना चाहिए। वो लेट पीपल डिसाइड, लोगों को डिसाइड करने दें। जो लोग समझेंगे कौन बेहतर है, ठीक है। आने वाले इलेक्शंस में किसके अगेंस्ट आपका एक तो इलेक्शन लड़ने का मूड है, किस सीट पे? मटियारी डिस्ट्रिक्ट से एक ही नेशनल असेंबली है, वहां पे 200 साथियों से मुशावरत करके उम्मीद करते हैं दोस्त साथी अगर सब मिल गए तो होपफुली आई विल कंटेस्ट ऑन नेशनल असेंबली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब से आप इस इक्तदार में आए हैं पीटीआई में, आई मीन कि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपने समझा कि जब से आपने वो पार्टी ज्वाइन की उसके बाद आपकी शख्सियत में, आपके वोट बैंक में कुछ इंक्रीज हुआ है? देखिए, हमारे जो इलाके हैं वो डिफरेंट इलाके हैं। कराची के लोग अलग सोचते हैं, हैदराबाद के लोग अलग सोचते हैं, लाहौर इस्लामाबाद सर मटियारी की हाला की बात करें, मैं मटियारी हाला की, हमारे इलाकों में लोग इंडिविजुअल्स को ज्यादा, आप भी खुद इंटीरियर सिंध के हैं, आप समझते हैं इंटीरियर सिंध के हालात कुछ। सिंध तो वैसे भी सिंध है, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, पर मतलब शहरों से हटकर जो इलाके हैं, सिंध के दूसरे अजला की, सिंध के दूसरे अजला, तो वहां पे लोगों के सोचने के डायनामिक्स अलग हैं। हम अच्छा, और हमारा हमारा एक प्रॉब्लम है सिंधी लोगों का कि हम इनफरादी तौर बड़ी गैरतमंद कौम है। अगर हमारे पास कोई शादी में नहीं आया, कोई गमी में नहीं आया, या हमें हमारी फोन अटेंड नहीं की, तो हम उस पर बड़ा नाराज हो जाते हैं। पंजाब के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस तरह नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि वो इनफरादी तौर बड़ी गैरतमंद कौम, और वो इज्तिमाई तौर बड़ी गैरतमंद कौम है। वो सोचेंगे यार ये बंदा है, इसने नौकरियां दी, कोई करप्शन इसने नहीं की, प्रोजेक्ट्स दिए, तो उस पे वो वोट लेके। हमारा सिस्टम एक अलग है, माइंडसेट अलग है, तो हमें काम करना पड़ता है, हमें एक एक बंदे के पास जाना पड़ता है, बावजूद इसके हमारा, और हमें कैरेक्टर भी मेंटेन करना, तो बड़ा नाजुक चीज है। आप देखें ना, सीढ़ियों पे जब चढ़ते हैं तो बड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप्स आती हैं, और जब नीचे गिरते कोई एक आपका फाउल आपका पॉलिटिकल करियर तबाह कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो जिस तरह से हालात अभी जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। लेकिन इस मोहतात रहकर अगर हम 2 साल अगर गुजार लेते हैं, और इसी तरह अलायंस को और चीज़ों को लेके जो इसी तरह एक्टिव रहे, तो मैं समझता हूँ कि इधर अपने अपकमिंग इलेक्शंस में रिजल्ट्स मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इस टॉपिक का आखिरी सवाल ये है, अलायंस का जो आप, एक ही सवाल अगेन मेरा होगा कि इस अलायंस में आपने कहा कि आम आवाम भी आपके साथ मौजूद होगी, बंदे भी मौजूद हैं, हायर कैटेगरी के लोग मौजूद होंगे, लेकिन इसके बाद जो सिंध में आप नौजवानों को भी ऑब्वियसली इकट्ठा करेंगे, आपके अलायंस से नौजवान को एग्जैक्टली इनफरादी तौर पे क्या फायदा होगा? उनको ये फायदा होगा कि एटलीस्ट उनकी कॉल उठाई जाएगी, एटलीस्ट उनकी कदर होगी। मैं आज भी, मैं ये तो अब फ्यूचर की उठाई जाएगी, मतलब किसी को काम के लिए कॉल लीडरशिप की तरफ से, कोई भी लीडरशिप में, हमारे भले मुखालफिन क्यों ना हो, जो रूलिंग पार्टी में हो या ऑफिसर्स की वजह से, मैं एटलीस्ट आपको ये मजे की बात बता देता हूँ, मेरे साथ जो भी आके डिस्ट्रिक्ट में मिलता है,
मिलता है, एटलीस्ट उसके दूसरे तीसरे दिन उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके ओके, मतलब आपके पास रेस्पेक्ट है किसी वोटर की, किसी तो पैरोकार एटलीस्ट की। लोगों की कदर होती नहीं, फिर एटलीस्ट फिर उनको इम्पोर्टेंस मिलती है, फिर दूसरे लोग भी उनको बुलाते हैं, करते हैं XYZ। मैं इंडिविजुअल अच्छा सर, वैसे ही आपसे एक सवाल है, बहुत सारे नौजवान हमेशा शिकवा गिला करते रहते हैं कि भाई हम लीडरशिप के पास जाते हैं, वो सामने बैठे होते हैं या उनके जो पीएज हैं वो कहते हैं कि साहब अंदर मीटिंग में बैठे हुए। और खास तौर पर बिलखुसूस देखा गया जो यंगस्टर्स हैं जो इक्तदार में आना चाहते हैं या जो इस वक्त बड़े एक्टिव हैं जिस तरह आप हैं, तो वो कहते हैं कि हम यार बड़े चक्कर लगा रहे होते हैं सालों साल, लेकिन वो हमारे नाम तक नहीं जानते। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए ऐसा है, हालांकि जब जलसे होते हैं तो वो ही कहते हैं कि भाई जीप लेके आओ, गाड़ियां लेके आओ, झंडे लेके आओ, झंडे लगाओ। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। हम्म, हालांकि जो पार्टी रूलिंग पार्टी उसमें भी काफी सारे हमारे दोस्त हैं मुख्तलिफ हल्कों में, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम से मैंने अर्ज किया, जैसे पीपल्स पार्टी वालों ने शारा भुट्टो बनाया, मैंने बड़ी तारीफ की। हम्म, हम्म, एक अच्छा इनिशिएटिव था। सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो हम लोग डिफेंस से निकलते हैं, गांव में 20 मिनट में हम लोग हाईवे पे पहुंच जाते हैं, तो हम उसकी तारीफ करें। पहले मोटरवे खा के हमने शाउट किया, हमने एहतजाज किया, तो हमें अच्छी चीजों को इंडोर्स करना चाहिए। ऐसे काफी सारे हमारे दोस्त हैं जो पीपल्स पार्टी में अच्छे काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही है तो सर। काम आपको आप अज्यूम करें कि आपको इक्तदार मिल गया और उस पार्टी के खिलाफ आप बैठे हुए जो 18 साल से काम कर रही है, आप कौन से काम करेंगे? कुछ देखिए हेडिंग्स देने, 2-4 अहम पॉइंट्स जो सिंध के बड़े बड़े इश्यूज हो। देखिए, सिंध का सबसे बड़ा मसला है पानी। ओके पानी की विरासत मेरिट की बुनियाद पे होनी चाहिए। ओके, सेकंड चीज है अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियां मेरिट पे मिलनी चाहिए। किस तरह आप खत्म करेंगे सर? देखिए हम एटलीस्ट खत्म, मैं ये नहीं कह सकता, देखिए ना, मैं भी नहीं कह रहा कि हमने अगर सपोज मंशात के खिलाफ इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 15 तारीख के बाद मंशात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। एटलीस्ट ये होगा कि 15 के बाद जो मंशात या तो चलेगी नहीं, या अगर चलेगी तो जो चलाएगा एटलीस्ट हम उनको तो अवाम के सामने कहीं एक्सपोज करेंगे। ये हम कर सकते। देखिए ना, कानून असेंबली मेंबर्स बता दीजिए। असेंबली मेंबर्स का काम है लेजिस्लेशन करना, हमारा काम है कि उस तरह की कानून साजी में पार्ट प्ले करना कि जैसे नौकरियां मेरिट पे हों, पुलिस को डीपॉलिटिसाइज किया जाए। जब तक अभी रिसेंट इशू चल रहा था प्रिया कुमारी का, उजाला का, XYZ, आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं है सर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ जो बच्चे बैठे हुए, स्टूडेंट्स बैठे हुए, आपने इजहार यकजहती किया? आप हाला और हैदराबाद में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हैदराबाद में प्रेस क्लब पे लोग बैठे हुए, SPSC के बाहर बच्चे बैठे हुए, इधर प्रेस क्लब में बैठे हुए। आप हमेशा कराची आते रहते हैं, 3 दिन का सफर आपका। मेरी आप माजी का रिकॉर्ड देख लें, जहां पे भी इफेक्टिव धरने में मैंने वहां शिरकत की। बबरलो में वकला ने धरना दिया, मैंने वहां शिरकत की, मैंने स्पीच भी की थी वहां पे। SPSC के खिलाफ जो बच्चे बैठे वो सही नहीं बैठे? देखें वो हक पे नहीं है? बिल्कुल हक पे, बिल्कुल उनके साथ जाती है। मैं नहीं गया, ये मेरी कोताही है, मैं नहीं गया, मुझे जाना चाहिए। लेकिन थिंग इज दैट कि जानने वहां पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे दूसरा मैं इशू बताता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक सर आप बयान जारी कर देते? बयान जारी कर देते हैं, मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आज कर रहे हैं ना? नहीं, मैंने स्ट्रगल कब से चल रही है, ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है? ऐसे तो लातादाद सिंध के इश्यूज हैं सर, ये मेन इशू है ना। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जुल्म है, ज्यादती है, मेरिट नहीं है। आपने कहा ये 2 हाईलाइट किए, आपने मुझसे कहा कि मैं, और अभी मेरिट के खिलाफ ही लड़के खड़े हुए, आपका कोई बयान नहीं है। मैं कह रहा हूं, आपने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता बयान दे सकते हैं नहीं, लेकिन अभी मैं बयान दे सकता हूं, इज़हार यकजहती कर सकता हूं, मैं शिरकत कर सकता हूं, मैं करूंगा शिरकत में इंशाल्लाह। लेकिन थिंग इज दैट, आपने कहा कि अगर आप जीत जाते हो तो आप क्या कहेंगे, मैं लेजिस्लेशन में अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ, असेंबली में भी मैं कहूंगा कि इस तरह की आप कानून साजी करें, मैं ड्राफ्टिंग कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। सिस्टम, जब एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, उस सिस्टम को एक MNA या एक MP क्या ठीक करेगा? नहीं, वैसे इसके बारे में आपका क्या तबसरा है? नकवी साहब ने ये बात कैसे, मतलब क्या सोच कर, हालांकि वो वजीर दाखिला है, उसको देख रहे, वो चीजें वफाकी वो सिर्फ वजीर दाखिला नहीं है। देखिए हाँ। वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट मनसब पे हैं और उनको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। वजीर आजम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल जो हालात हैं। वजीर आजम की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता जितनी उनकी बात को अहमियत दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से वो बात की, ये कोई आम बात नहीं है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है जिस तरह उन्होंने और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया सिस्टम। वैसे सर बहुत ज्यादा चेंजिंग नजर आ रही है, बहुत सारे जो पॉलिटिकल हलके हैं या जो पर्सनालिटीज हैं वो अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। अगर नून लीग की भी बात की जाए, जुबैर हसन ने
रात किसी एक बड़े अच्छे चैनल पे उन्होंने नकवी साहब के खिलाफ ही बात की कि भाई किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात की है। आपको क्या समझ आता है, कुछ अंदर से बन रहा है, पक रहा है? देखिए जी, गड़बड़ तो है। हाँ, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि भाई मैं पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। देखें, हालात और सिस्टम में गड़बड़ तो है। एक इंटीरियर मिनिस्टर का इस तरह कहना कोई हाँ। आम बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये लोग नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना चाह रहे हैं, और ये सबसे मुश्किल मरला है जरदारी साहब के लिए कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं इंतजामी यूनिट्स बनाना, तो फिर अवाम में जाने के लिए उनको बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। आपको याद होगा 2012 में उन्होंने ड्यूल निज़ाम के फेवर में एक बिल पास किया था। फिर उसके बाद जब उन्होंने पहला जलसा किया था हैदराबाद में उनकी पार्टी के लोगों ने, तो लोग रोड पे निकल आके लोगों ने उनको चप्पल नहीं दिखाई थी 2012 की। फिर उन्होंने वो चीज़ वापस ली, और तब पीर साहब पगाड़ा ने इनिशिएटिव लिया, एक जलसा किया था हैदराबाद में, बड़ा अवामी पजीराई उनको मिली। लेकिन बाद में जब वो चीज़ से उससे हट गए तो फिर लोग भी खामोश हो गए। अभी जब इस इशू में मैं आ रहा हूँ, अब अगर वो इस चीज़ की मुखालफत करते हैं तो फिर वो उनको मुश्किलात का सामना करना, अगर फेवर करते हैं तो लोगों में उनकी अवामी पजीराई कम हो जाएगी। तो ये बड़ा क्रिटिकल पोजीशन, अभी देखते हैं कि किस अब तरह होता हालात। क्या है। अच्छा सर, आपके ऊपर मोहसिन भाई बड़ी एफआईआर भी हुई, एफआईआर, और मैं समझता हूँ बहुत छोटे से माइनर से मामला थे जिन पे आप एफआईआर, इसके पीछे क्या रीजन था? क्यों इतनी लगातार बैक टू बैक एफआईआर होती रही? कभी बाइक चोरी की उसमें, और कभी आप लयारी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, उधर जाके चोरी कर रहे हैं। क्या मामला है, बताइए जरा। देखिए जी, मैंने सीमेंट इस तरह चोरी किया था 15 बोरियां, जिस तरह मुर्तजा खान जतोई ने बाइक चोरी की थी। ये इस मुल्क का निजाम है। हाँ। 2022 में मैंने मोटरवे स्कैंडल को हाईलाइट किया था। उसके बाद कोशिश की गई कि मुझे खामोश कराया जाए, इसलिए मुझ पे लातादाद पॉलिटिकल एफआईआर थी। अब लोग मेरी क्रेडिबिलिटी से वाकिफ, मेरी कारोबारी क्रेडिबिलिटी से भी वाकिफ है, लोग पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी से भी वाकिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किस तरह से काम करते हैं लोग जानते हैं हमें। फिर उन्होंने मुझ पे एक एफआईआर दाखिल की कि मेरी ज़मीन, उस पर मेरा डायरेक्ट आउटलेट जाता है यूनियन काउंसिल ज़ैरपीर में। मेरी है, समझे, एक है 700 एकड़ का पीस, दूसरा है 400 एकड़, 350 एकड़ का पीस। वहाँ पे हमारा एक डायरेक्ट आउटलेट जाता है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे मैंने अपने ज़मीन पे पुलिस काम करी तो हमने ड्यूटी अटका की, पुलिस को डिस्टर्ब किया। किस चीज़ पे डिस्टर्ब किया? एक वो एफआईआर बनाई। दूसरी एफआईआर उन्होंने दाखिल की कि मैं था जैकमाबाद, मंजूर खान पंवर का इंतकाल हो गया था, वो प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे हमारे, उनके अच्छे मरासिम थे, मैं वहाँ था। तो उन्होंने दाखिल किया क्या माड़ी में कि हमने कोई 10 या 8,000 रुपए का सरेआम हमने कोई चोरी किया, वो एफआईआर दाखिल की। तीसरी एफआईआर मुझ पर दाखिल की कि मैं कराची के क्री क्लब में, आर्मी का क्लब, जैसे अभी हम आपके पास बैठा हूँ, कैमरा मॉनिटर्ड हर चीज, वहां पे बैठा हूँ, तो मैंने 8 करोड़ की लैंड क्रूजर में चढ़ के हाला गया। मैंने 15,000 की वीवो टेल मोबाइल चोरी की, 30,000 40,000 का डीजल, पर अब तो जो इन्फ्लेशन है मैं कहता हूँ 1,00,000 का डीजल खर्च हो जाता है सुपर फ्यूलिंग पे, लेकिन पहले उस जमाने में 30-40,000 का खर्च करके फिर मैं गया। फिर जज ने रिमार्क्स दिए, एक तुनियो साहब हमारे बड़े मजा आया जज थे, मजेदार जज थे। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह तो वो जो कंगले लोग करते हैं, उस साल भी मैंने एआईटी जो होता है एग्रीकल्चर इनकम, 20 लाख रुपए का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मैंने पे किया 2 साल, जिस साल मैंने मुझ पे चोरी की थी आपने। जिस साल मैंने ऑफिशियली चोरी की थी मैंने। तो इस तरह की मजाक एफआईआर कटते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं कहता हूँ देखिए, एफआईआर पॉलिटिक्स में होती हैं, बिल्कुल ठीक, जेल भी होता है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि वो एफआईआर मुझे झुका ना सकी, डरा ना सकी। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एफआईआर के बाद जितनी एफआईआर कटते, दूसरे दिन जमानत करके बिल्कुल फिर अपना काम शुरू। अचानक ये कैसे हुआ? मखदूम साहब ने किस तरह ये बयान जारी कर दिया कि मैं अपने बेटे मोहसिन साहब को अपनी मिल्कियत से सियासी जाननशीनी से आग करता हूँ? देखें, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, प्रॉपर्टी सारी पहले से डिवाइडेड है। कराची के घर हों, ज़मीनें हों, पेट्रोल पंप्स हों, दुबई में प्रॉपर्टीज हों, हर चीज़ें पहले से ही डिवाइडेड और काफ़ी अरसा ज़माना हो गया। बाकी उनकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी। कुछ लोग चाह रहे थे कि अलबत्ता वो उनसे कुछ स्टेटमेंट्स दिलाई जाए, फिर उसके रिटेलिएशन में मैं कोई स्टेटमेंट दूँ गुस्ताखाना, अच्छा, पर मैं नहीं समझता कि ये चीज़ मुनासिब है।
वो बड़े हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको वो जब ठीक होंगे तो मैं समझता हूँ वो खुद ही इस चीज़ को समझ जाएंगे। बाकी कोई इस तरह का इशू है नहीं किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी चीज़ पे। वो पहले दिन जैसे आपको याद है पॉलिटिकल फैमिलीज में होता है कि सोशल मीडिया ने वजह एकदम से हाइप कर दी कि अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या क्या नहीं कुछ सर, वो तो सारे चैनल्स उनके सामने थे, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके नहीं। साथ आपके भाई भी थे, छोटे भाई उनके साथ बैठे हुए थे। कॉन्फ्रेंस से रिकॉर्ड का हिस्सा है। सोशली किस तरह सोशल देखें, कोई हमारे न्यूज नहीं आती तो हमारे सोशल पे। खानदान की बड़ी हैं अभी, उनकी भी वालदा हैं हम्म और मेरी दादी हैं, हम्म वो भी हयात हैं। हम्म उन्होंने इस चीज़ का मैं समझता हूँ बेहतर अंदाज में जवाब दे दिया है। हम्म। उन्होंने इस चीज़ को बेहतर जवाब दे दिया ठीक है है। कि और भी ख़ानदान में फ़र्द थे, हम्म। लेकिन उन्होंने आखिर कोई क्वालिटी, कोई चीज़ उन्होंने मुझ में देखी होगी। उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारे ख़ानदान के या पॉलिटिकली या सियासी बड़े होने की ज़िम्मेदारी उन्होंने ओके। मुझे दी। तो इस तरह के हालात फैमिलीज़ में अप्स एंड वैसे डाउन्स वो होते लोग हैं। थे कौन आपकी नजर में, सियासी मुखालफिन थे या कुछ और अपने अंदरूनी मामला थे? देखें, उनकी कोई इतना कोई पॉलिटिकल वेटेज नहीं कि मैं उनका नाम देकर उनको पब्लिसिटी दूं। लोग कोशिश करते हैं कि किसी की बदनामी करा सके, लेकिन इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह होता है। अभी क्या सिचुएशन है? अभी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली तो मैं समझता हूँ कि और दो समाज से शामिल हो रहे हैं। वो समझते हैं कि वो लोग समझ, वो 15 तारीख को आइडिया हो जाएगा कि वैसे वालिद साहब से बातचीत हो रही है आजकल? नहीं, मेरी करीब में कोई बात नहीं हुई उनसे। भैया हम आगे पैचअप करने का मूड है, इरादा रखते हैं आप? देखिए, वो ये कोई इंडिविजुअल कोई मेरे कोई दोस्त तो नहीं है या मेरे कोई पॉलिटिकल राइवल तो नहीं है। उनका एक मकाम है और अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इस तरह के हालात जब ठीक होंगे तो वो जब बेहतर हो जाए पहले। लेकिन सर हम किस्से सुनते हैं, लेकिन ये इस तरह के किस्से बहुत कम सुनते हैं कि वालिद साहब और बेटे के दरमियान ना देखें, हुए हैं किस्से माजी में। होते हैं। सरदार एग्जैक्टली मैंने कहा चांडियो कहा मैम, देखें ये कोई पहला केस नहीं था। हम तो हम्म, पॉलिटिकली कोई इलेक्शन नहीं लड़े आपस में। भाइयों में ज्यादातर देखे नहीं, गए। मैं आपको अर्ज कर दूं, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने नुसरत भुट्टो को चेयरमैनशिप से हटाया। माँ और बेटी थी। बिल्कुल ठीक है, सही, बिल्कुल एक सही। सेकंड। सरदार चांडियो के वालिद हम्म, शबीर अहमद चांडियो और उनके वालिद आपस में इलेक्शंस लड़े। हम्म, एजाज जखरानी साहब और बाबल जखरानी साहब आमने सामने 2013 का इलेक्शंस लड़े। बिल्कुल ठीक। इस तरह माजी में हुआ है। हम्म, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में क्या होता रहा है, ये पॉलिटिक्स में बड़ी फैमिली में होता है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक। मतलब आप इस चीज को नॉर्मल समझ रहे हैं और ये नॉर्मल बात है आपके लिए, राइट? मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो ठीक हो जाएं तो फिर इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, उनसे भी हाँ। बात करेंगे। अभी वो फिलहाल यूज हो रहे हैं, हम दुआई कर सकते हैं। मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन आप समझते हैं कि उनके पैचअप के बिना भी और उनकी हमदर्दी के बिना भी आप पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग पोजीशन ले सकते हैं, राइट? देखिए जी, जरूर कुछ है तभी मैंने जलसों का अनाउंस किया है ना। हम्म। वरना मुझे क्या जरूरत है कि मैं लोगों ने समझ, मैं आज इस इशू पे नहीं बोल रहा। लोगों ने समझा 2022 वाले जमाने पे इस पे एफआईआर काटेंगे, ये डिमोरलाइज हो जाएगा। मेरा मीडिया ट्रायल वक्तन फवक्तन होता रहा है। कभी 8 बोरियां सीमेंट का केस दाखिल कर देते हैं, कभी किसी मेरे फैमिली मेंबर से मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, कभी बिल्कुल किसी ठीक। की। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज कर लूं आज हम्म, काम की बात कि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। बिल्कुल ऐसे। और यही एक वजह है कि दिन ब दिन जितनी कोशिश करते हैं, पॉलिटिकली भी हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, माशाल्लाह। फाइनेंशियली भी जितनी कोशिश करते हैं कि मुझे डैमेज किया जाए, उतना हमारा काम अल्लाह की मेहरबानी से ऊपर जा रहा है। और हमको हमारा क्रेडिबिलिटी लोगों को पता है। इंशाल्लाह 15 तारीख को हमारे पॉलिटिकल एक झलक दिखाएंगे। असल हमारी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा होगा अपकमिंग जनरल इलेक्शंस में, लेकिन बिल्कुल ठीक। 15 तारीख को एक इंशाल्लाह एक झलक दिखाएंगे दोस्तों। ओके सर। अच्छा, वैसे जमीन कितनी है माशाल्लाह आपकी, अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? देखिए, जमीन तो हमारी सारी रिकॉर्डेड चीजें और डिक्लेयर्ड है। बाकी हम आपके हिस्से में कितनी जमीन आती है? मेरे हिस्से में आप कह सकते हैं कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट की आप कहें कि हमारा एरीगेटेड लैंड्स हैं। ओके ओके, एरियाज हैं। एरिया एरीगेटेड एरियाज हैं, हम्म, नहरी इलाके हैं, और जहाँ पे कपास होती है, गन्ना होता है, बनाना होता है। तो हमारे हिस्से में समझे कि आफ्टर फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह 2000 एकड़। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, आप बिजनेस भी करते हैं, मैं समझता हूँ बिजनेस में भी पूरा एक डिवीजन रूल है आपका? हाँ जी, बिल्कुल। मैं अर्ज करूँ इन छोटी, ये सब बिजनेस छोटी, कौन सा है? मेरा पेट्रोल पंप है, वो करते हैं। उसके अलावा भी थोड़े बहुत काम भी करते हैं। शौक, कुछ शौक भी है कुछ चीज़ों का, जैसे मेरी आदत है कुछ चीज़ें मेंटेन रखने का।
हाँ, अगर शौक की बात पे मुझे भी याद आया, माशाल्लाह आपकी घड़ी भी बड़ी कमाल की घड़ी है और मैं समझता हूँ 2 करोड़ के करीब घड़ी है, उसकी मालियत है। तो ये शौक कैसे, इतना बड़ा दिल कैसे? वैसे दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं पॉलिटिकल बंदे, वो भी इस तरह के शौक रखते हैं? देखिए उनको राइट है, हुँ, वो अगर करें तो उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। हुँ, आप अगर अपने पैसों से हुँ, आप अगर कोई चीज़ आप शौक करें तो आपको करना चाहिए, अल्लाह हुँ, आपको और दे। लेकिन आप पब्लिकली किसी पब्लिक के पैसों से, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास हुँ, अभी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, मुझे इन चीज़ों का शौक रहा है हुँ, और दिल बड़ा करने की बात नहीं, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। हुँ, इस तरह नहीं है कि मतलब कोई हम सिर्फ अपने शौक शौक का शौक भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। हुँ, एक चीज़ अगर आप अभी करोड़ की ले रहे हैं तो 5 साल के बाद वो 1.5-2 करोड़ की हो जाएगी। हुँ। अभी लेकिन अगर महँगाई उतनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगा हिसाब-किताब सर। ओवरऑल तो हो जाएगा हिसाब हुँ, किताब, पर हम मेरा सोचने का स्टाइल लगेगा कि वैसे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। हुँ, ये शौक भी है हुँ। और एक चीज़ वैसे एप्रिशिएट भी पैसे ज़ाया भी करते हैं आप? कोशिश करता हूँ कि ज़ाया ना हो, हुँ। पर होते हैं मैं तो किस चीज़ पे होते हैं? देखिए पैसे तो ज़ाहिर है जिस तरह का हमारा लाइफ़स्टाइल है, अब जैसे सारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, आप पेट्रोल की देखें इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। हुँ, हुँ, ज़ाहिर है हुँ। लोग कैरी करते हैं, हालात ऐसे हैं तो उस तरह से फिर पेट्रोल के प्राइसेज़ हैं। पता ही नहीं चलता कोई 2-3 दिन में कोई 50,000 लाख वैसे का महीने में कितना खर्चा होगा आपका? हो जाते होंगे सही, मैं समझता हूँ कोई 8-10 लाख तो हो जाते होंगे। 8-10 लाख हो। ये सिर्फ़ आपका अपना पर्सनल है या मुलाज़मों को मामलात सारी चीज़ें नहीं, मिला-जुला के? ओवरऑल मिला के 10 लाख के करीब हो जाता होगा। अगर इनकम की बात करें तो सोर्सेज़ ऑफ इनकम क्या है? मेरा एग्रीकल्चर, हुँ, हुँ, मेन मेरा एग्रीकल्चर ही है, बनाना है हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, शुगर केन लगाते हैं, उसमें भी साल में ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो जाती है। हुँ। कॉटन कभी होती है, कभी नहीं होती, व्हीट है और उसके अलावा भी अल्लाह का बड़ा करम है कि एक पुरानी एक एस्टेब्लिश्ड फैमिली है, तो थोड़ा-सा बस मैनेज करना पड़ता है तो चीज़ें हो जाती हैं। पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना है कि मतलब अच्छा वक़्त गुज़र रहा है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने कीमती टाइम दिया।